हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम जी प्लस। कैसे हो? सबके सब बढ़िया, मज़े से मौज से चल रही क्लासेस। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब इसलिए है, वो होता है, ब्रेक हो रहा है बीच बीच के अंदर, मुझे पता है। तो हमारे चैप्टर चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें हम लोग तीसरा लेक्चर आज कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? आई थिंक हाँ, थर्ड लेक्चर चल रहा है हमारा। थर्ड क्यों, शायद थर्ड है, फोर्थ है, थर्ड या फोर्थ लेक्चर है। लास्ट 3-4 लेक्चर से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डाइजेशन। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फूड कैसे खाया जाता है, क्यों जरूरी है फूड का डाइजेशन, क्यों एब्जॉर्प्शन जरूरी है, क्या होती है पूरी प्रोसेस। सेकंड लेक्चर में थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ा टीथ पढ़ लिया था। अब उसके बाद टीथ के बाद हम लोगों ने कहा था टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे, चौथा टाइप आज डिस्कस करते हैं। और आज हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर देंगे एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है फूड का, कि भाई इंटेक करने के बाद जो फूड का अंदर डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, पूरी प्रोसेस। उसके बाद बात करेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में, हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, फिर कुछ डिजीज और चैप्टर क्लियर। ठीक है, तो आज हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टीथ के बारे में चौथा टर्म। पहला तो कौन से थे, थीकोडोंट। थीकोडोंट का क्या मतलब था कि वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। ठीक है, किसमें, जो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होता है, टीथ इन प्रेजेंट इन सॉकेट। ठीक है, वो धसे हुए होते हैं मसूड़ों के अंदर, आपके जबड़े के अंदर जो मसूड़े है ना आपके। ठीक है, इस मसूड़े के अंदर क्या हुआ, धसा हुआ होगा दांत, इसलिए इसे कहते हैं ग्रंथदंती यानी थीकोडोंट। ठीक है, तो टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, थीकोडोंट। ठीक है, ब्रूनोडोंट दूसरा था, ब्रूनोडोंट क्यों कहते थे, क्योंकि हमारे टीथ के ऊपर क्या थे ऐसे, सॉरी वो इतनी इंक भरती क्या कर ये एक क्राउन पाया जाता था। मैंने एक चीज बताया, क्राउन, इस बात को कहते हैं क्राउन, और इसके ऊपर क्या पाए जाते थे, कप्स। यस, कप्स। ठीक है, क्राउन और कप्स, कप्स जो पाए जाते थे। ठीक है, इसलिए क्या कहते थे इसको, ब्रूनोडोंट। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमने क्या बात करी थी, किसके बारे में बात करी, थर्ड कौन सा था हमारा। ठीक है, थर्ड हमारा था डाइफायोडोन। डाइफायोडोन का मतलब कहते थे 2 बार दांत आते, डाइफायोडोन। क्या था अगला, क्या था हमारा, डाइफायोडोन। अभी डाइफायोडोन का मतलब मैंने क्या था, डाई यानी 2, फायोडोन यानी 2 बार टीथ आना। एक आते हैं आपके मिल्क टीथ और एक आती है अडल्ट टीथ। क्लियर? मिल्क टीथ कितने थे, 20, और अडल्ट टीथ कितने थे हमारे, 32। वैसे 32 ही तोड़ देंगे तो किसके, अडल्ट भी तोड़ेंगे, पर 10 ही तो छोटे बच्चों की तो तोड़ने से रखे। बच्चों में कितने होते हैं, 20 दांत, अडल्ट में होते हैं 32 दांत। अब कॉमन दांत कितने थे इनमें से, 12 दांत। 12 दांत जो थे वो नए आते हैं। ठीक है, वो कितने आते हैं, नए आते हैं। 20 के 20 तो वो के वही हो जाते हैं, 20 तो कॉमन टीथ है, 20 तो क्या है, कॉमन टीथ है। और जो 12 टीथ है वो क्या है, न्यू टीथ है। और ये न्यू टीथ किसमें आते हैं, सेकेंडरी डेंटिशन में। और ये सेकेंडरी डेंटिशन में जो 12 टीथ आते हैं, हम क्या कहते हैं, हम लोग इन टीथ को क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट। और ये मोनोफायोडोंट नंबर्स में कितने होते हैं, 12। और 12 कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्री मोलर, प्लस कौन से होते हैं, थर्ड मोलर। कितने होते हैं, थर्ड मोलर। आई सेड क्लियर, ये गणित आपको समझ में आ गई थी। प्री मोलर और मोलर क्या थे, एक तो था थर्ड मोलर और होते हैं पूरे प्री मोलर। और इनकी काउंटिंग कितनी, 12। इन्हें कहते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट ओनली फॉर किस में प्रेजेंट होंगे, सेकेंडरी डेंटेशन में, क्योंकि जो 20 टीथ है वो तो कॉमन है अडल्ट में और मिल्की टीथ में। ठीक है, बच्चे में और अडल्ट के अंदर जो है दोनों में कॉमन होते हैं 20 टीथ। फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया था, आगे हम उसको और डिफाइन में डिस्कस करते चलो। तो ये 3 तो आपको पता ही चल ही चुके हैं कि भाई थीकोडोंट क्यों कहते हैं, ब्रूनोडोंट क्यों कहते हैं, डाइफायोडोंट क्यों कहते हैं। एक चौथा और मैंने कहा था आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी के अंदर भी है, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप के टीथ होना। जैसे हमारी जो दांत की श्रृंखला है पूरी पूरी, इसमें अलग अलग है। जैसे एक तो इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर, इन सबके अलग अलग काम भी है। जैसे अगर मैं इनके वर्क के बारे में बात करूँ ना आपको, तो जैसे इंसीजर जैसे जो दांत होते हैं, मैंने आपको एक बार डायग्राम में बताया भी था कि एक मैं ब्लॉक बना, उसके 4 कोऑर्डिनेट कर दूं एक माउथ के। सबसे पहले जो इंसीजर होते हैं वो ये इंसीजर है आपके। तो इंसीजर जो आपने कई बार देखे होंगे ना, ये आपने लाइव भी देख रखी है, आगे के 2 दांत होते हैं ना, इंसीजर होते हैं। ये आगे के 4 दांत जो होते हैं ऊपर की तरफ आपके, क्योंकि यहाँ तो 2 इसलिए बनाए कि 2 इधर भी तो है। ठीक है, ये 4 टीथ जो आपके आगे की तरफ दिख रहे हैं ना, आपने कभी गिलहरी गिलहरी देखिए,
ये आपने माउस देखा होगा, चूहा, ये आपने और कौन सा जानवर है, हाँ ये दो ही जानवर है, चूहा और गिलहरी को देखा, ये हमेशा कुतरते रहते हैं। आपके घर में चूहा वगैरह जब अपन डर लगता है कपड़े ना कुतर जाए, ये कोई बोरी ना कुतर जाए, कोई ना कोई चीज ना कुतर जाए, राशन के जितने भी सामान होते कुतरते हैं। क्यों कुतरते पता है? क्योंकि इनके जो दांत है ना ये ग्रोथ करते रहते हैं। खरगोश, रैबिट, इसका एक और एग्जाम्पल रैबिट, ये ऐसे ग्रोथ करते रहते हैं। अगर वो इनको नहीं कुतरेंगे नहीं ना सामानों को, तो ये घिसेंगे नहीं, वो ये घिसेंगे नहीं तो ये टूटेंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो कुतरना बंद कर देंगे ना, तो उनके टीथ बाहर की तरफ बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, माउथ बंद हो जाएगा। माउथ बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ इंटेक नहीं कर पाएंगे, और वो उनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन किसी चीज का होगा, फूड होगा ही नहीं तो डाइजेशन होगा ही नहीं, तो ऐसे उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए क्या है कि वो कुतरते रहते हैं। इसलिए गेहूं जानवर जैसे कि आपको पता होता है गिलहरी, चूहा, खरगोश, चीजें कुतरने के लिए, तो इनके लिए इंसीजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। ठीक है, इनमें ग्रोथ होते हैं, तो कटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को कुतरने के लिए, कटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कैनाइन, कैनाइन जो टीथ आता है ना, एक टीरिंग, आपने देखा होगा कहीं, जैसे शेर वगैरह देखा जानवर, उनके दांत बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है ना, ये आपने अभी जैसे हाल ही में कुत्ता देखा हो कभी, कुत्ते के जो दांत तीखे तीखे होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन टीथ से क्या है, बाइट करता है, किसी भी चीज को चीरने फाड़ने के लिए जो दांत यूज होता है ना, आपके भी यहाँ पर तीखे तीखे दांत है। चार के बाद जो दांत आता है ना, यहाँ ये वाला, ये तीखे दांत, ये शेर के आपने देखे होंगे। जो भी जानवर, मांसाहारी जानवर है उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, जो ज्यादा मांसाहारी है उनमें ज्यादा ग्रोथ होगी इन दांतों की। और क्यों? क्योंकि वो मांस को फाड़ने चीरने के लिए यूज किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, टीयरिंग, टीयरिंग टीथ है। ठीक है ना, और प्रीमोलर, प्रीमोलर जो टीथ होता है ये ग्राइंडिंग टीथ है, यानी कि खाने को मिश्रित चबाने के लिए, बारीक करने के लिए। जैसे घट्टी नहीं होती घरों के अंदर, गांव में आपने घट्टी देखी होगी, ऐसे चलती है, दो पत्थर होते हैं, उनके ऊपर एक लकड़ी का स्टैंड होता है, ऐसे एक ऊपर वाले पत्थर पे नीचे एक पत्थर होता है, और बीच में एक उनको ज्वाइंट करने के लिए हुक होता है, खड्डा सा, उसमें कोई भी धान डालते थे और ऐसे 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 उसको चलाते थे चक्की को। जब वो दो सरफेस जब रगड़ती थी ना आपस में, बीच में उनके वो धान आता था, धान यानी गेहूं चावल जो भी हम लोग पीसना चाहते थे ना, गेहूं दालें वगैरह, तो वो उसके अंदर आती थी और वो ग्राइंडिंग होती थी, एकदम बारीक हो जाती थी। तो उसके अंदर क्या, जैसे कि ऐसे दांत होती है, ऐसे ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं इनके अंदर इस तरीके से कप्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में क्या है, भोजन को इसे रगड़ लगाते हैं। रगड़ लगाने से क्या होता है, वो धीरे धीरे और ज्यादा महीन बारीक हो जाता है, महीन बारीक हो जाता है। इसी तरीके से मोलर भी यही वर्क करते हैं। तो हमारे पास चार डिफरेंट तरह के टीथ है। ठीक है, चारों अलग अलग काम कर रहे हैं एक तरीके से, चार अलग अलग शेप एंड साइज के एंड नंबर्स के टीथ है हमारे पास भाई, अलग साइज है। देखो इनका शेप अलग है, इनका इंसीजर का शेप थोड़ा चौड़ा सा ऐसा है, बॉक्स टाइप का, किसी का कैनाइन का तीखा है, फिर इनका थोड़ा राउंड है, उसका और ज्यादा राउंड है। ठीक है, प्रीमोलर का थोड़ा राउंड है, मोलर का ज्यादा राउंड है। नंबर्स में अलग अलग है, कोई 4 है, कोई 2 है, कोई 2 है, कोई 4 है, ऐसे नंबर्स अलग अलग है। ठीक है, शेप साइज एंड वर्क तीनों अलग अलग है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट टीथ, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर चार अलग अलग तरह के, कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चारों का काम अलग अलग है। अब इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम में दी हुई है, किसमें दी हुई है, एक चित्र में दी हुई है, उस चित्र के आसान से हम लोग इस चीज को करके देखते हैं। रूट है, ठीक है ना, रूट, ये डायग्राम में दिया हुआ है एनसीईआरटी के कि कितनी रूट पाई जाती है, इन चारों के अंदर कौन कौन सी रूट पाई जाती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ तक समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, तो चलो अब इसको देख लेते हैं, 1 रूट 2 रूट 3 रूट क्या सिस्टम है। देखो एक दांत का मैं डायग्राम बनाता हूँ सामने। इस तरह के आपने दांत देखा होगा, ये है क्राउन, ये है रूट, और ये है नेक। भाई ये तो है क्राउन, ये है नेक, और ये है रूट। तो इसमें सिंगल रूट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिंगल रूट किन किन में होती है। देखो इंसीजर और कैनाइन में कौन सी रूट पाई जाएगी, सिंगल रूट पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी, इंसीजर प्लस कैनाइन में क्या पाई जाएगी, 1 रूट। याद रखना आपको, इंसीजर और कैनाइन में कौन सी पाई जाएगी, 1 रूट। अब इस तरफ देखो आप, प्रीमोलर के अंदर अपर प्रीमोलर और लोअर प्रीमोलर में अलग अलग पाई जाती है। अपर प्रीमोलर की बात करूं मैं तो 2 रूट पाई जाएगी, डबल रूट। डबल रूट कैसी होती है, देखो मैं आपको बताऊं डायग्राम के अंदर। ऐसा डायग्राम देखा होगा आपने टीथ का, थोड़ा इसको ऊपर से भी सही करते हैं। चलो ठीक है, ये आपका क्राउन, ये आपकी नेक, और ये आपकी रूट। तो इसमें किसमें आपके
ये आपका क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर के अंदर आपको अपर जोन में जितने भी टीथ होंगे ना, उनके अंदर क्या होगी आपको पता है, रूट, डबल रूट होगी। डबल रूट यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप प्रीमोलर में नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, लोअर साइड या डाउन साइड में जाते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं आप लोग, लोअर में देखते हैं, तो लोअर में क्या होगा, 3 रूट है। कितनी रूट है, 3 रूट। तो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। इसको डायग्राम को ऊपर से सही कर देते हैं। अरे यार, ये आपका क्राउन, ये आपकी नेक, और ये आपकी रूट, ठीक है। ये किसमें होगी आपको पता है, ये आपकी किसमें होगी, प्रीमोलर के लोअर जो में, लोअर जो में, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया है कि जो प्रीमोलर टीथ होते हैं हमारे, उनके अपर जो में यानी ऊपर के जबड़े में, यानी कि 2 जबड़े हमारे पास, तो इसके ऊपर वाले में कितनी होगी, 2 रूट होगी प्रीमोलर में, और नीचे वाले में कितनी होगी, 3 रूट होगी। ऊपर से एक ज्यादा ही हमेशा नीचे होगी, ध्यान रखना, ऊपर से एक ज्यादा याद रखना है आपको, कुछ याद नहीं रखना, ऊपर से एक ज्यादा होगी। अब आपके मोलर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 रूट होती है अपर जो में। मोलर में अपर जो में कितनी होती है, 3 रूट, और नीचे वाले में कितनी होती है, 2 रूट। नीचे वाली कितनी होगी, 2 रूट होगी। क्लियर। तो अब इसका डायग्राम तो आपके सामने ही है, देखो 2 रूट का डायग्राम है और वो 3 रूट का डायग्राम है। एक स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट। सॉरी एक गड़बड़ हो गई है, एक बाई मिस्टेक हो चुकी है। ये यहाँ पर 3 रूट नहीं है, यहाँ 1 रूट है। ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया। ये 1 रूट है, नीचे से एक ज्यादा ऊपर की ओर होगी, देख लो नीचे से एक ज्यादा ऊपर की ओर होगी। तो 1 रूट का डायग्राम तो आपने देखा था, ये रहा, ठीक है। ये 3 रूट का डायग्राम ये रहा, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से सारे डायग्राम वापस बनाता, 2 रूट 3 रूट के नीचे की तरफ। जैसे ये देखो, तो आपको पता है इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस क्या है आपका, प्रीमोलर का लोअर सरफेस, प्रीमोलर का लोअर पार्ट, लोअर जो पार्ट भी कह सकते हो, जॉ भी कह सकते हो। आपको शायद नीचे तक विजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ लोअर जो, ठीक है भाई। प्रीमोलर का कौन सा जो, लोअर जो में कौन सी होती है, 1 रूट। इन सब में कौन सी होती है आपके, 1 रूट, ठीक है। 2 रूट किस में होती है, 2 रूट आपके होती है, एक तो होती है प्रीमोलर के अपर जो में, और एक किसमें होती है आपकी मोलर के लोअर जो में। किसमें होती है, और मोलर के लोअर जो में, ठीक है। शायद नीचे तक विजिबल हो रहा है, और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आके, शायद नहीं, सॉरी नहीं हो रहा विजिबल। तो मैं बता देता हूँ, मुंह से बोल के बता रहा हूँ कि डबल रूट जो है, यहाँ लिख देते हैं ना, ऊपर से लिख देते हैं, प्रीमोलर के अपर जो और मोलर के लोअर जो में क्या होता है, 2 रूट पाई जाती है। 3 रूट किसमें पाई जाती है, 3 रूट याद रखना, ओनली ऑन मोलर के अपर जो में, मोलर के अपर जो में। यहां तक क्लियर है। सॉरी, मतलब समझ में आया क्या चीज थी। अब एक बार वापस से रिवाइज कर दूं मैं इस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, तो आपको एकदम समझ में आ जाए। हेटेरोडोन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कौन से हो गए, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए, वर्क के लिए। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर,
इंसीजर क्या काम आता है? कटिंग के लिए काम आता है। खरगोश, गिलहरी आपने देखा कुतरते रहते हैं, वो क्यों कुतरते रहते हैं? क्योंकि इंसीजर बढ़ते रहते हैं, ठीक है, उनके लिए। अपने में भी आगे की तरफ पाए जाते हैं, कोई भी चीज को पकड़ने के लिए, फाड़ने के लिए। टीयरिंग के लिए, कैनाइन टीथ किसके लिए? किसी चीज को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए। जैसे अपन कपड़ा भी चीरते हैं, या अपन चिप्स का पैकेट भी फाड़ते हैं, तो कैनाइन से फाड़ते हैं टीयरिंग के लिए, ठीक है। इसका प्री मोलर जो होता है, ग्राइंडिंग टीथ, ये ना मसाले की चक्की की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये पीसते हैं अपने फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको और महीन बारीक कर दिया जाता है। मोलर भी ये काम करते हैं, बट इनके शेप साइज एंड स्ट्रक्चर एंड नंबर्स में ये अलग अलग डिफरेंट होते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। कटिंग और टीयरिंग जो इंसीजर और कैनाइन करते हैं, इनमें हमेशा वन रूट पाई जाती है, यानी सिंगल रूट, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। रूट का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, एक भाग होता है ऊपर क्राउन जो सफेद कलर का आपको विजिबल होता है, उसका नेक होती है, उसके बाद अंदर की तरफ धसा हुआ भाग, जिसलिए इनको थिकोडोंट कहते हैं। जो थिकोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर से धसा हुआ है। ये ऐसा आपका जो है ना, इस तरीके से दांत होता है, देखा होगा ना, इस तरीके से। तो आपको तो ये पार्ट दिख रहा है, जबकि अंदर की तरफ ऐसे धसा हुआ ये दांत। ये धसा हुआ अंदर जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, जब ये उखड़ता है तब दिखता है, ठीक है। तो कभी उखड़ा हो ना किसी डॉक्टर से आपने, डेंटिस्ट से, पीडीएस वाले से, तो वो बताएगा आपको निकाल कैसे। ये देखो दांत आपका, ठीक है। तो नीचे जो धसी हुई चीज है वो है रूट, ठीक है। तो क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। तो वन रूट किसमें पाई जाती है आपके, मैंने बता दिया आपको किसमें पाई जाती है, ओनली ऑन इंसीजर और कैनाइन। प्लस किसमें पाई जाती है, देख लो, प्री मोलर के लोअर पार्ट में। ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, यानी ऊपर का जबड़ा, निचला जबड़ा। ऊपर के जबड़े में तो किसमें क्या पाई जाएगी आपके, दो रूट, यानी इस तरीके का डायग्राम पाया जाएगा। देखो इसमें दो जड़ें पाई जा रही है, यानी नीचे जाके ऐसे डबल विंग्स आ रही है, तो ये डबल। तो ऊपरी जबड़े में तो क्या है आपके, ऊपरी जबड़े के अंदर कौन से दांत में, प्री मोलर में, ऊपरी जबड़े में जो प्री मोलर उपस्थित है उनमें क्या है, डबल रूट है, दो रूट है। जबकि लोअर में, जब लोअर यानी निचला जबड़ा, निचले जबड़े में कितनी है, एक जड़ है, ठीक है, सिंगल जड़ है, ऐसी जड़ है, सिंगल दांत है, सिंगल दांत के सिंगल जड़, याद रखना। आगे देखो उसके बाद देखो आपको तो बता दूं, मोलर के अंदर आपके जो ऊपरी जबड़ा है उसमें तीन रूट है, तीन रूट इस तरीके का डिजाइन होता है, ठीक है। और इसी के साथ देखोगे आप लोग, अगर निचले जबड़े में देखोगे तो कितनी रूट है, टू रूट है। तो मैंने ये यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है ना, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करेगा और समझने में, क्लियर इस चीज को। एक रूट, दो रूट और तीन रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, चलो मैं आपको एनसीईआरटी लाके देता हूँ मेरी, उसमें बताता हूँ मैं कहाँ दिया हुआ है डायग्राम वगैरह सब कुछ। पेज नंबर 249, 259 पे, जैसे मैं कैमरे के आगे अगर एनसीईआरटी को लेके आता हूँ, ये देखो, ये दिख रही है एनसीईआरटी मेरी। तो एनसीईआरटी में देखो ये इंसीजर है, ये इंसीजर में कितनी दिख रही है आपको, वन रूट, ठीक है। ये रहा आपका कैनाइन में कितनी दिख रही है, वन रूट। नंबर 3 के आगे दिख रहा है कैनाइन, इसमें कितनी दिख रही है, वन रूट, ठीक है। इसके बाद ये 4th नंबर पे देखो, ये 4th नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, प्री मोलर है। इसमें कितनी रूट दिख रही है आपको, प्री मोलर में अपर लॉ के अंदर कितनी दिख रही है आपको, रूट दिख रही है आपको, 2 रूट्स दिख रही है, क्योंकि ये देखो 2D डायमेंशन बना हुआ है। तो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट देखो दिख रहा है, ढंग से देखोगे तो आप इसको, ये आपको 2 रूट दिख रही है। इसके बाद आप देखोगे ये या 3 रूट दिख रही है आपको मोलर के अंदर, ठीक है। ये पीछे के कितने मोलर्स हैं आपके, कितने, क्या है, मोलर में क्या दिख रहा है आपको, 3 रूट दिख रही है। अब 3 रूट दिख रही है, इसका मतलब क्या है, देखो हमने मोलर के अंदर वहां पर देखो लिखा हुआ 3 रूट किसके अंदर है, अपर में, ठीक है। और उसके बाद देखो प्री मोलर में 2 रूट्स अपर में है, यानी कि ये अपर जॉ का पार्ट है, ये पूरा अपर जॉ का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्री मोलर में 2 रूट दिख रही है आपको और यहाँ मोलर में आपको 3 रूट दिख रही है, ठीक है। और 2 और 3 रूट्स किसके अंदर होती है, ओनली फॉर, देखो 2 रूट्स एंड 3 रूट्स। जो प्री मोलर में देखोगे आप ढंग से, तो ऊपरी जबड़े में 2 रूट दिख रही है और निचली जबड़े में 1 रूट दिख रही है। अब 1 रूट तो है नहीं, यहाँ पर 2 रूट दिखाई जा रही है आपको, ढंग से देखोगे तो इसका मतलब ये ऊपरी जबड़े का डायग्राम है। बाकी ऐसी थ्योरी के अंदर कहीं पर नहीं दिया हुआ है, आपको इस डायग्राम से जो है कंफर्मेशन करना है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को भी एक बार समझाने वाला था, तो मैं भी समझा देता हूँ, ये एक बाकी रह गया था, ये भी मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको एक बार। कि देखो जब फूड इंटेक करते हैं तो माउथ, और माउथ के अंदर ये होती है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ये फूड आगे की तरफ जाता है और ये जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस जाता है स्टोमक में, स्टोमक से ना इस तरफ से ये ग्लैंड है, इसे कहते हैं लीवर, लीवर के अंदर ये क्या है, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है और ये आगे जाके पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ती है और ये सी शेप ड्यूडेनम में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, सी शेप दिख रहा है ना, ये ड्यूडेनम देखो सी शेप लिखा हुआ है मैंने, इसके अंदर आके खुलती है, ठीक है। और ये आगे जाके पूरी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन
ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, इलियम से यहाँ जुड़ती इलियम सिकल वॉल, क्योंकि यहाँ सिक्कम जुड़ जाता है और सिक्कम जुड़ता है तो यहाँ ब्लाइंड सेक बन जाता है। ब्लाइंड सेक में क्या होता है, बैक्टीरिया कॉज होते हैं, क्या है, बैक्टीरिया पनपते हैं सारे के सारे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इस डायग्राम के थ्रू, आगे एक डायग्राम आएगा इंटेस्टाइन का, उसके अंदर मैं पूरा समझा दूंगा। इसके बाद ये आगे जाते हैं, ये आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है, लार्ज सिक्कम ये पार्ट यहीं खत्म हो गया, तो इसके बाद एक कॉलोन आता है। तो कॉलोन के कुछ पार्ट होते हैं, तो ये असेंडिंग कॉलोन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्जन कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, और ये सिग्मोइड कॉलोन है। ये चार पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड। और इसके बाद यहाँ पर स्टोरेज होता है आपका फिसेस यानी आपकी जो पॉटी है, जो स्टोर होती है, अनवेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो यहाँ स्टोर होता है, इसे कहते हैं रेक्टम। और ये फिर एनस के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये बेसिक डायग्राम मैंने आपको बता दिया, और इसका पूरा डिटेल अभी हम करेंगे बोर्ड के ऊपर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या, एनसीईआरटी मैंने आपको बता दी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और मैं इसको एक बार ठीक भी कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर, अब आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर था सबका सब। अब डेंटल फॉर्मूला पे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंटल फॉर्मूला। मैंने कहा था ना कि हम लोगों ने 2-3 तो ऐसे पढ़ लिए थे बेसिक। अब हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेंटल फॉर्मूला बहुत शानदार लाइन है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ फॉर्म इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर एंड अपर जो एंड लोअर जो, अपर जो अपॉन लोअर जो इज इक्वल टू एज ए डेंटल फॉर्मूला। जैसे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो। अपर हाफ जो का अर्थ क्या होता है, मैंने बोला था आपको, अपर जो, अपर में भी हाफ यानी कि इतना पार्ट ये, और लोअर नंबर ऑफ टीथ लोअर हाफ जो, लोअर में भी हाफ जो ये। समझ में आई बात, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जो। क्लियर, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी माइक तो रह गया, सॉरी। चलो एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। डेंटल फॉर्मूला पढ़ने वाले हम लोग। डेंटल फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ने वाले हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड अपर जो एंड लोअर जो किस फॉर्म में अरेंज करने हैं आपको, कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इस सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। इंसिजर पहले आएगा, फिर कैनाइन आएगा, फिर प्रीमोलर आएगा, फिर मोलर आएगा, ठीक है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, अरेंज करने हैं आपके टीथ को, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो, यानी कि एक सीधी सी बात है, अपर हाफ जो, पहले तो ये लिख रहा क्या है, टीथ में अपर जो, ये अपर जो, अपर हाफ जो, अपर हाफ जो ये रहा, इसको, ठीक है, या इसको पकड़ लो, दोनों में से एक को पकड़ लो। अब ये कह रहा है नीचे भी लिखा हुआ नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जो, ये लोअर हाफ जो। क्लियर, तो इनके अपॉन करना है, इसको क्या करना है आपको, अपॉन करना है, ठीक है, नंबर्स को अपॉन करना है। चलो, और किस फॉर्म में लिखना है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के फॉर्म में। तो लिखते हैं अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। चलो इसका लिखिए अडल्ट का। अडल्ट में कितने टीथ बताए थे, 32 टीथ बताए थे। तो इंसिजर कितने होते हैं बच्चों, तो भाई इंसिजर टोटल होते हैं 8 होते हैं, तो 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। तो अपर जो में एक साइड कितने हुए, 2 इंसिजर, इधर कितने हुए, 2, ये कितना है, ये क्या है, इंसिजर, तो इंसिजर में 2 लिख दिया हम लोगों ने। कैनाइन कितना होता है, कैनाइन होता है 4, ठीक है, तो 4 होता है, तो 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो ये कैनाइन हो गया। तो एक जो में कैनाइन आ गया, तो 1 आ गया। प्रीमोलर वापस 8 होते हैं, तो 2 आ गए सबके अंदर, ठीक है, तो ये 2 प्रीमोलर हो गया, ठीक है। अब इधर वाला तो बुद्धा चलो एक साइड पे रखता है ना अपन। मोलर कितने होते हैं, तो मोलर के अगर एक राउंड में 3 होते हैं, 3 पैंतीस 3 3 4 12 होते हैं टोटल, तो 12 होते हैं, तो 12 यहाँ पर क्या हो गया, मोलर। इस तरीके से आपने अरेंज कर दिए, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 एक सीक्वेंस बन गया। किस तरीके से बना, क्योंकि मैंने ऊपर का हाफ जो लिया है, ये ऊपर का हाफ जो है, और ये है नीचे का हाफ जो, ये ऊपर का और ये नीचे का क्या है, हाफ जो, यानी आधा जबड़े का मैंने नाप लिया है। तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 2 क्या है यहाँ पर, ये है इंसिजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। ये है इंसिजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ यहाँ पर, समझ में आया किस तरीके से। अब क्या करा है, इन सबको जोड़ दिया मैंने, तो 2 और 1 3, 3 + 2 5, ठीक है, 5 + 3 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8 और नीचे भी लिख दिया 8। अब इनटू कर दिया मैंने 2, क्योंकि यहाँ पर बाकी क्या है हमारा, आधा जबड़ा, तो आधा जबड़े के लिए हाफ यानी 2 से इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इंटू 2 कर दिया मैंने, ऊपर ऊपर नीचे कर दिया तो कितने हुए 16, 18 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा कितने होते हैं 16, 16 अपॉन 16, 16 अपॉन 16, 16 प्लस 16 32। अब इनको भाग दे काट के एक नहीं करना है, मुझे पता है आपकी गणित बहुत अच्छी है, बायो वालों की ऐसे ही बहुत अच्छी होती है ना, ये ऐसे करके एक कर दे, ऐसा नहीं करना है बच्चों, याद रखना ये बहुत समझदारी का खेल है, ये बायो है, ये मैथ नहीं है, यहाँ मैथ मत लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में इसी तरीके से हम मिल्की टीथ फॉर्मूला निकालेंगे भाई, दूध के नाद का भी तो निकालना पड़ेगा, दूध के नाद का क्या होता है फॉर्मूला, चलो यहाँ पर वापस से आप जो बनाते हैं और फिर मिल्की टीथ का भी टीथ फॉर्मूला निकालते हैं। ये रहा हाफ जो, ठीक है, हाफ जो के अंदर बात करते हैं इंसीजर, देखो इंसीजर कितने होते हैं बच्चों में, सेम ही होते हैं इंसीजर, बच्चों में और अडल्ट में किसका फॉर्मूला फर्क पड़ता है, थर्ड मोलर का और प्री मोलर का, प्री मोलर एब्सेंट और थर्ड मोलर एब्सेंट। अगर जिसमें थोड़ा दिमाग है, थोड़ा आईक्यू लेवल तेज चलाएगा तो वो क्या करेगा, प्री मोलर कहां पर है, ये रहे देखो थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे कर देगा 0, ठीक है, प्री मोलर होते ही नहीं बच्चों के अंदर, थर्ड मोलर गायब है, यहाँ पे मोलर कितने पे आता है, चौथे नंबर पे, यहाँ पे थर्ड मोलर, यहाँ पर थर्ड मोलर गायब, मतलब 2 मोलर तो है, तो यहाँ कर देगा 2, बाकी सेम लिख देगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई, ये एडवांस लेवल चीज नहीं समझ में आई, चलो आगे अपन शॉर्ट ट्रिक अपना वाला करते हैं। इंसीजर कितने होते हैं बच्चों के अंदर, ये 4, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, फिर ये हो गया कैनाइन, फिर ये हो गया इंसीजर, प्री मोलर तो होते ही नहीं है एब्सेंट, तो मोलर हो गए, मोलर कितने होते हैं 3 होते हैं वैसे, बस इसमें क्या दिक्कत क्या है, एक थर्ड मोलर एब्सेंट है, तो 2 तो हो गई है, तो 2 मोलर, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गए, तो 2102 अपॉन 2102, अगर मैं इसको इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर के अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर के अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, तो 2102 अपॉन 2102 होगा। तो अगर मैं इसको टोटल करूं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 अपॉन 5, अब मैंने क्या कहा था, हाफ जो की बात करें, हाफ इधर हो गया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 कर दोगे तो 10 और 10 जोड़े तो कितने हुए 20। भाई काटना नहीं है, मैथ नहीं लगानी है, यहाँ पर क्या लगानी है आपको, बायो लगानी है। बायो में क्या होता है, बट्टे वाले जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये अलग तरीके बायोलॉजी है। देखो मैथ से बायो में यही तो डिफरेंस है, मैथ वाले सब समझदार होते हैं, काट देंगे, हम समझदार नहीं, हम काटा काटी विश्वास रखते हैं, अहिंसावादी, अहिंसा परमो धर्म वाले इंसान है, काटा काटी नहीं है, हम तो बेचारा को जोड़ देते हैं, वो कट रहे होंगे उनको भी जोड़ देंगे हम तो। अगला देखते हैं, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ। मोनोफायोडोंट टीथ का क्या होगा, अब मोनोफायोडोंट टीथ के अंदर क्या बताया था हमने, जो इसमें है और इसमें नहीं है वही टीथ लिखने हैं अब हमें। तो 20 टीथ तो कॉमन ही है हमारे पास। अब 20 के बाद कौन से बचे, जो हमने कहा कि इनमें से ये घटा दिए, कौन से बचे बच्चों, सीधी सी बात है, 32 में से गए 12 टीथ बचे। अब 12 टीथ कौन से वो भी निकालते चलो भाई, इनमें कौन से, देखो इंसीजर बराबर चल रहा है, इंसीजर से इंसीजर मान लो काट दिया हम लोगों ने, इंसीजर कट गया, प्री मोलर से प्री मोलर कट गया, बट यहाँ मोलर में 0 ही, यहाँ 2 है, तो ये 2 तो उतार दो ऐसे कैसे भाई, 0 में से 2 तो गया तो 2 ही बचा, फिर 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब आपको भी घटाया है कि काटा है, अरे भाई घटाया है, 2 में 2 गया, 0 बचा, 0 से 0 गया। अब देखो बट्टा में भी हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, हम काट नहीं रहे, इसलिए हमारी क्या है गणित अच्छी है। हम इसमें भी कह रहे हैं भाई अहिंसा परमो धर्म, काटा काटी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे घटा देंगे। चलो इस बार जोड़ा था यहाँ पर, इस बार हम घटा देते हैं। तो हमने क्या किया कि अडल्ट में से चाइल्ड के घटा दिए, तो क्या बचा ये मोनोफायोडोंट टीथ का फॉर्मूला हो गया आपके, कि भाई मोनोफायोडोंट टीथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक तो होता है प्री मोलर मोनोफायोडोंट के अंदर, और एक क्या होता है थर्ड मोलर। क्या होता है, एक तो होता है प्री मोलर प्लस होता है थर्ड मोलर। अब थर्ड मोलर में क्या है, थर्ड मोलर में जैसे इसमें तो 2 तो आ ही गए, थर्ड मोलर में से तो 1 बचा, तो 1 ये ले लिया, प्री मोलर उसमें थे ही नहीं, इसमें है तो एक्स्ट्रा जो है ये है, बस क्लियर। आगे देखो अगर आप इसको जोड़ोगे 2 और 3, 2 और 3, 3 अपॉन 3, अब मैंने क्या कहा था हाफ जो के अंदर है, हाफ जो में और होंगे तो 2 गुणा कर दो, कितने हुए 6 अपॉन 6, और 6 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12। आ गया आपके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कि नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं इसको जो है मैं ऊपर फॉर्मूला साफ करके लिखूंगा। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब चलो अब एक और फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, डेंटल सेवनटीन ईयर
17 ईयर बच्चे का जो है, चाइल्ड का जो है, हम लोगों को डेंटल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप सोचोगे क्या सर 17 ईयर का कैसे होगा ऐसे? देखो सबसे बड़ी बात, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था ये जो लास्ट मोलर जो आते हैं ये क्या है, अक्कल डाढ़ है आपकी। अक्कल डाढ़ के अंदर मैंने क्या कहा था, अक्कल डाढ़ में जो एब्सेंट है, जो एब्सेंट चल रही है उसका नाम है थर्ड मोलर, ये देखो। और ये थर्ड मोलर क्या आपकी अक्कल डाढ़ है। ये क्यों यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये अक्कल डाढ़ है। अक्कल डाढ़ कब आती है, जब आप में अक्कल आती है। और अक्कल कब आती है, 20 ईयर एज के बाद अक्कल आती है, 20, 22, 23, 24, 25 अडल्ट एज के अंदर, मतलब 21 के बाद आपकी जो है अक्कल आनी स्टार्ट होती है। तो अब यहाँ से लेके 17 साल से लेके आपकी जो क्या है 21 साल तक की एज नहीं आने पर, जब तक अक्कल डाढ़ नहीं आ जाती, याद रखना, जब तक अक्कल डाढ़ नहीं आ जाती जब तक क्या है आपके थर्ड मोलर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, थर्ड मोलर नहीं आएगा। बाकी सारे दांत आ जाएंगे, बाकी सारे दांत आ जाएंगे अडल्ट वाले, बस क्या नहीं आएगा, थर्ड मोलर नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, 2 1 2 2 1 2 क्यों लिखा मैंने, इंसीजर तो मैंने लिख दिया पूरे के पूरे 2, ठीक है, कैनाइन पूरा लिख दिया, प्री मोलर पूरा लिख दिया, बट मोलर में मैंने क्या कहा था, एक एब्सेंट रहेगा, थर्ड मोलर। क्यों, क्योंकि अक्कल अभी तक नहीं आई, अक्कल डार्ट नहीं आई। अक्कल डार्ट नहीं आई तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 लिखेंगे बच्चों। तो 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2, समझ में आया क्यों लिखा 2 1 2 2? ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्री मोलर और ये है मोलर। प्री मोलर आ चुके हैं, बस अक्कल डाढ़ की आने की कमी है। अक्कल डाढ़ आने की कमी है क्योंकि अक्कल डाढ़ क्या होती है, देखो मैंने आपको कहा अडल्ट एज में आएगी। अडल्ट एज होती है 21 प्लस, ठीक है, यानी तो आप 17 साल के हो तो ये आपके जो है नहीं आएगी अक्कल डाढ़, ठीक है। तो 20, 21, 22, 23 इस एज के अंदर कहीं ना कहीं अक्कल डाढ़ आ जाती है अपने समय के अनुसार, ठीक है, अपने समय के अनुसार आती है। तो अडल्ट के अंदर जो एक एक्स्ट्रा टीथ रहेगा वो आपके कहाँ पर 17 साल के बच्चे के अंदर एब्सेंट रहेगा। बाकी प्री मोलर भी जो है आ चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, सॉरी एक मिनट रुकना। अब इनको जोड़ो, 2 और एक 3, 3 + 2 5 5 6 7 7 अपॉन 7। चलो ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या था, ये हाफ जो के अंदर है, हाफ जो में इसलिए इंटू 2 कर देंगे हम लोग। इंटू 2 करते कितना हो गया, 14 + 14 × 28। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर मैं बात करूं अडल्ट की तो इसमें होते हैं 32 दांत, चाइल्ड में होते हैं, बचपन के अंदर आपके होते हैं 20 दांत मिल्की टीथ। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफाइडोन की बात करूं तो होते हैं 12 टीथ। और डेंटल फॉर्मूला ऑफ 17 ईयर बच्चे की बात करूं मैं, किशोर अवस्था के बच्चे की बात करूं मैं आपके लिए, ठीक है, ठीक है, मैच्योर चाइल्ड की बात करो तो कितने होते हैं आपके 28 टीथ होते हैं, ठीक है। ये पूरे 30 फॉर्मूलाज हैं जो एनसीईआरटी में थोड़े बहुत नहीं दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं वो मैंने आपको और बता दिया। अडल्ट का और चाइल्ड का दिया हुआ है, मोनोफाइडोन शायद नहीं दिया हुआ, और 17 एज का मैंने बता दिया क्योंकि प्रीवाई क्यूज में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, क्योंकि वो घुमा के देगा कि एक व्यक्ति है जिसके बच्चे की अक्कल डाढ़ नहीं आई है, ठीक है, तो उसका टीथ फॉर्मूला क्या होगा, और वो बच्चा 17 साल 18 साल 19 साल कोई भी एज दे देगा और कह देगा अक्कल डाढ़ नहीं है, तो आपको उसके अंदर ये 28 टीथ भी दिखेंगे तो आपको ये टिक करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, वहां तक सब क्लियर हुआ डेंटल फॉर्मूला तक। अब आगे बात करते हैं आपकी फेवरेट चीज, ठीक है। फेवरेट चीज क्या है आपकी, टंग, जिस पे आपको क्या नहीं रहता, कंट्रोल, ठीक है। कैंची की तरह से चलती कच 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 कच, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रही लोगों के ना, कुछ भी बोलना होता है समझ में फिर कहते हैं स्लीप माई टंग, है ना, मेरी जुबान फिसल गई, है ना। तो ये वही जुबान है जो बार बार फिसलती रहती है और गलत गलत बयान, गलत गलत उपदेश, गलत गलत जवाब दे दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी टंग की वजह से बहुत लोग परेशान है दुनिया में, ठीक है। कईयों की सांसदता चली गई, ठीक है। चलो वो आपके मैटर से बाहर बात है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो समझ गया होगा, जिनको इंटरेस्ट नहीं गया होगा वो नहीं समझा सांसदता के बारे में, ठीक है। संसद की सदस्यता चली गई, चलो कोई नहीं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन लाइफ। वैसे अगर बायोलॉजी में बात करें तो अभी तो मैं छोटा सा रोल बता दूंगा, बट लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ध्यान रखना है कि टंग अगर स्लिप हो गई तो बड़े बड़ों की लग जाती लंका, ठीक है। जैसे अभी एक जने की लगी है थोड़ा टाइम पहले, जिसके बारे में जिक्र तो कर चुका हूँ वैसे, ठीक है, संसदता चली गई। वैसे ही कई जनों की टंग स्लिप हो जाती है और वो बड़े बड़े बयान, जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं बड़े बड़े, उन सब के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है कि वो जबान कब फिसल जाए पता ही नहीं चलती, ठीक है। तो आजकल तो क्या है, बच्चों की फिसल गई है, टीचर्स तो थोड़ा अपना जगह टंग को है बड़े कंट्रोल में रखो, ठीक है। कैची की तरह मत भागने दो, जहाँ समय हो और जहाँ सही समय पर सही जवाब दिया जाता है वही जगह टंग काम में लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो जो सीखो कुछ टंग के बारे में। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन,
क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल यानी आगे किसी से अटैच नहीं होता, फ्रीली मूव करता है। स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है, अटैच टू दी फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। अगर आप टंग का ऐसे डायग्राम देखोगे ना, अगर अपनी खुद की टंग भी आप कांच में देखोगे तो निचली जॉ की तरफ से ऐसे ऐसे अटैच होता है, ये टंग टच हुआ हुआ होता है। दिख रहा होगा शायद, मेरा क्यों दिखाऊं, खुद का देखना कांच में जाके। ठीक है, तो क्या लिखा है, द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल ऑर्गन। चल रहा है ना, ठीक है, चल तो रहा है, दिख तो रहा है। The tongue is a freely movable muscular organ attached of the floor of oral cavity। बक्कल कैविटी यानी oral cavity के फ्लोर से अटैच होती है नीचे की तरफ। और किससे अटैच होती है, फ्रेनुलम से, फ्रेनुलम से अटैच होती है। कैसे होती है, फ्रेनुलम से अटैच होती है। क्लियर? चलो ठीक है, तो एक टंग की एक सरफेस बनाया जाए, और एक टंग की सरफेस है। ठीक है, टंग की सरफेस पे कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, पेपिलाई, पेपिला कहते हैं, पेपिला। अब पेपिला पे ऊपर एक छोटी छोटी चीजें पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेपिला के ऊपर कुछ पाया जाता है, स्मॉल स्मॉल सा, छोटा छोटा सा। इनको क्या कहते हैं पता है, इन्हें कहते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स जो कि आपके स्वाद पहचानने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं बच्चों, स्वाद पहचानने के लिए। चरका, मीठा, खट्टा, जैसे आगे आपको मीठा टेस्ट आता है, पीछे आपको स्वाद टेस्ट आता है, साइड में आपको खट्टा टेस्ट आता है, फिर उसके साइड में तीखा टेस्ट आता है। तो ऐसे क्या है कि आप नमकीन टेस्ट आता है, मतलब खारा टेस्ट आता है, तीखा टेस्ट कभी नहीं आता। ठीक है ना, चिली का टेस्ट, चिली के लिए कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, सेंसेशन होते हैं, नर्व सेंसेशन। और नर्व सेंसेशन कहाँ से निकलते हैं, ये देखो ऐसे, ये नर्व सेंसेशन। इन पेपिलास के अंदर जो है टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, उन टेस्ट बर्ड से क्या निकलते हैं, नर्व्स निकलती है। क्या निकलती है, नर्व्स। ठीक है, जैसे क्या है, ये तो है एपिथेलियम, ये है एपिथेलियम, आपकी टंग की एपिथेलियम। टंग की एपिथेलियम से क्या है, सम उभार, प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं पेपिलास। और ये स्मॉल प्रोजेक्शंस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, बियर करते हैं। किनको, टेस्ट बर्ड्स को बियर करते हैं। सॉरी, गर्म पानी पीना पड़ेगा, जैसे पार नहीं पड़ेगी खांसी में, गर्म पानी पीना पड़ेगा ना। चलो, तो क्या है, ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम पे क्या स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इन प्रोजेक्शंस के ऊपर ये किसको बियर करते हैं, ये टेस्ट बर्ड्स को बियर करते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, आपके स्वाद पहचानने के काम आते हैं। याद रखना, चिली का कभी कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता, चिली का सेंसेशन होता है। सेंसेशन किससे थ्रू होता है, नर्व। नर्व कहाँ से आ रही है, ये नर्व आपकी, ये नर्व। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। इस तरीके से आपकी एक सिंपल लेयर होती है, सिंपल लेयर पे से प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, टेस्ट का पता लगाते हैं, ये टेस्ट खारा है, मीठा है, फीका है, कैसा है, कड़वा है, कैसा है, सब कुछ पता कराते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आपका एक टंग का डायग्राम में लेता हूँ। देखो ना, तो ये चीज एनसीईआरटी में इससे पेपिला लिखा हुआ दिया गया, टेस्ट बर्ड्स लिखे दिए गए, ऐसा कुछ है नहीं। और ना ही ऐसा कोई डायग्राम है, ना ही पेपिलास के बारे में बताया गया है। बट मैं थोड़ा आपको एक लेवल एडवांस लेके चल रहा हूँ, तो पेपिलास के बारे में बता देता हूँ आपको क्लियरली। ये टंग का एक डायग्राम है, इसको दो भागों में बांट दिया मैंने। ऊपर का जो ये पार्ट दिख रहा है, इसे मैंने कहा है फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। फेरेंजियल यानी फेरिंग्स की तरफ मूवेबल, यानी अंदर की तरफ मूवेबल, जो आपको विजिबल नहीं होता। यहाँ टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ये क्या है आपके, टॉन्सिल्स। सॉरी, जब खांसी ज्यादा आती है टॉन्सिल फूल जाते हैं। ठीक है ना, सूजन आ जाती है टॉन्सिल में। ये देखो टॉन्सिल्स, ये महसूस होता हूँ। ठीक है, ये सक्कस टर्मिनलिस, ये जो है ये क्या है, सक्कस टर्मिनलिस। ठीक है, इसके आसपास क्या पाए जाते हैं, गोल गोल रिंग शेप के अंदर आपके सर्कमवैलिड पेपिलास पाए जाते हैं। कौन से पेपिलास पाए जाते हैं, पेपिलास होते हैं 4 टाइप्स के। बेसिकली पेपिलास कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सर्कमवैलिड पेपिला, जो ऐसे रिंग शेप के अंदर पॉइंटेड दिया हुआ होता है। ये ऊपर की ओर आपका सक्कस इंटेरिकस के पास पाया जाता है। सबसे कम नंबर्स में होता है, 8 to 12 नंबर्स में होता है, बट साइज में लार्ज होता है। सबसे लार्ज पेपिला होता है सर्कमवैलिड। दूसरा होता है आपके किनारों पर, देखो ये मैंने दिया हुआ है डॉटेड डॉटेड, किनारों पे दिए हुए नहीं, डॉट डॉट डॉट,
ये है आपका फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, जैसे इस साइड के अंदर से डैश डैश में दिए हुए ना ये पेपिलास, ठीक है, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। ये मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, किसमें होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर, ठीक है, बट इन पे कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता, इन पे कोई टेस्ट बर्ड, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ नो टी टेस्ट, टी नहीं है, टी टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, यहाँ पर कोई भी प्रकार का स्वाद ग्रंथियां या टेस्ट बर्ड्स नहीं पाई जाती है। किस पे, फिलीफॉर्म पेपिला पे। एक होता है फोलिएटेड, एक क्या होता है, फोलिएटेड पेपिला। एक कौन सा होता है आपका, फोलिएटेड पेपिला, जो ह्यूमंस में नहीं पाया जाकर एनिमल्स में पाया जाता है। तो चार पेपिलास कौन कौन से हो गए, सर्कमवेलेट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला और फोलिएटेड। इसमें सर्कमवेलेट बता दिया, रिंग शेप के अंदर यहाँ पाया जाता है। किनारे में पाया जाने वाला पेपिला जो होता है वो कौन सा होता है आपका, फंजीफॉर्म। फिलीफॉर्म होता है आपके पिंक कलर का, पिंकिंग, ये पिंक कलर का, आपकी जो टंग है उसका रंग भी पिंक होता है। ठीक है बच्चों, ये मैक्सिमम इन नंबर होता है बट इन पे टेस्ट बर्ड्स नहीं पाई जाती है। ये संख्या में सबसे कम होते हैं, नंबर्स में लो होते हैं, इनकी 8 to 12 ही नंबर होते हैं। ये इतना डिटेल में आपको नहीं पूछते बट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक होता है फोलिएटेड पेपिला, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबसे ज्यादा चलने वाली चीज क्या है, जीवान, जीवान यानी जीभ, जिसे हम टंग कहते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। टू The tongue is a freely movable muscular organ, skeletal muscle से बना हुआ होता है, attached with floor of oral cavity by the frenulum। ठीक है, इसके बाद बात करी हम लोगों ने, एक एपिथेलियम लेयर है, एपिथेलियम लेयर के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें हम पेपिला कहते हैं, और स्मॉल प्रोजेक्शन बियर करते हैं टेस्ट बर्ड्स को। टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, टेस्ट बर्ड्स का हिंदी अर्थ है स्वाद ग्रंथियां, जो आपका स्वाद पहचानती है। जब आप खारा मीठा फीका जो भी खाना खा रहे हो वो पता करती है। चरके का कभी कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है, जो आप तीखा खा रहे हो इसका कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता। खारे का टेस्ट बर्ड होता है, मीठे का होता है, कड़वे का होता है, जबकि कभी भी जो है टेस्ट बर्ड किसका नहीं होता, आपके नमकीन का, चरके चीज का कभी भी टेस्ट बर्ड नहीं होता। उसका क्या होता है, सेंसेशन होता है। उसका सेंसेशन कैसे होता है कि टेस्ट बर्ड से क्या निकल रही है, आपकी नर्व निकल रही है, और नर्व कहाँ जा रही है, ब्रेन में, और सेंसेशन से पता चलता है कि बहुत ज्यादा झंझनाट चरकी चीज हमने खाई है। इसके बाद हमने एक डायग्राम डिस्कस किया है टंग का। टंग के दो पार्ट है, फेंजेलियर हाँ, दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। एक तो फेरिंग्स का पार्ट है, जो फेरिंग्स के अंदर होता है, फेंजेलियर पार्ट ऑफ टंग, ठीक है, जो फेरिंग्स के अंदर की तरफ होता है जगह, जो आप महसूस कर सकते हो बाहर से आपके टॉन्सिल्स, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। और दूसरा पार्ट है ओरल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट विजिबल नहीं होता है हम लोगों को, क्योंकि वो फेरिंग्स की तरफ होता है, अंदर की तरफ, जहां पर एयर और किसका कंबाइंड होता है, फूड का। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को। यहाँ पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, बेसिकली लिंगुअल टॉन्सिल्स क्या होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद देखते हैं ओरल पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है। ओरल पार्ट में 3 तरह के पेपिलास पाए जाते हैं। इससे पहले इन दोनों को सेपरेट करता हुआ सर्कस एंटेरिकस जो है, इसको दोनों को सेपरेट करता है। इसके बाद सर्कस टर्मिनलिस, ठीक है, इसको डिफाइन करता है बीच में से। इसके बाद एक पहला आता है, राउंड शेप के अंदर पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमवेलेट। लार्ज पेपिला होते हैं, 8 से 12 तक होते हैं, मिनिमम नंबर होते हैं इनके। शेप की बात करें तो स्पेरिकल होते हैं, which at the near of the succus terminalis। ये succus terminalis मैंने बताया था आपको। ये देखो आराम से डायग्राम से मैं आपको साइड लेके पढ़ा रहा हूँ पूरी तरीके से। इसके बाद बात करते हैं फिलीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, जो साइड के अंदर पूरे लेयर के अंदर पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म पेपिला के, फंजीफॉर्म पेपिला की बात करूँ तो पिंक कलर के होते हैं, मैंने आपको बताया पिंक कलर। ठीक है, मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, जो पिंक कलर के होते हैं, सॉरी ये यहाँ पर लिखते हैं मैंने पिंक कलर, तो ये मैक्सिमम नंबर के होते हैं, और एक कलर पिंक इनका होता है। इनका होता है इनका लिख लो। ठीक है, फंजीफॉर्म पेपिला का रंग क्या होता है, पिंक कलर होता है। ठीक है, इसके स्मॉल होते हैं, स्पेरिकल शेप होते हैं, बट मोस्ट प्रेजेंट इन एंथेरियर पार्ट ऑफ टंग, मतलब साइड के लेयर्स के अंदर ही पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, साइड में ही पाए जाएंगे ये। ठीक है, फंजीफॉर्म पेपिला। आगे देखते हैं फिलीफॉर्म पेपिला के बारे में। तो दे आर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कलर ये
व्हाइट कलर के अंदर पाए जाते हैं और कॉनिकल शेप के होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर होते हैं बट नॉट प्रेजेंट इन टेस्ट बर्ड, इस पे कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है। और आगे देखते हैं फोलिएटेड पेपिला इन नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। फंक्शन ऑफ टंग सबसे बड़ा है, फंक्शन ऑफ टंग। टंग का फंक्शन क्या है भाई, एक तो ये बोलने में हेल्प करती है, तो साउंड बॉक्स से जो आपके ना मोटर एरिया से वर्ड बन के आते हैं या वर्ड डिक्शनरी से जो ब्रेन के अंदर से बन के आते हैं आपके वर्ड, उनको ये टंग और लिप्स मिलके वर्ड्स में जो एक शब्द में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हवा को, ठीक है। दूसरी बात क्या करता है ये आपके खाने को मिक्स करने में काम आता है, लार और भोजन को मिक्स करने में। तीसरा चीज क्या करता है, ये टेस्ट का पता करता है टेस्ट बर्ड की हेल्प से। ये एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होते हैं, किसका मॉडिफिकेशन होता है, एपिथेलियम का। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, एकदम परफेक्टली। चलो बच्चों, हाँ भाई छोड़ रहे हैं बस, अब देखो 5-10 मिनट की क्लास है, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो मैं भी थका, आप लोग थक गए, मैं ऐसी तबीयत खराब है, गला पूरा खराब हो रखा है, तब भी क्लास ले रहा हूँ ना, ठीक है। तो फेरिंग्स, चलो वीडियो स्टार्ट होगा फिर, अटक तो नहीं गया, चलो चल रहा है, ठीक है। 45 मिनट्स होगा, चलो कोई बात नहीं। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स। चलो इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। एक ह्यूमन को लेके आते हैं, किसको लेके आए, चलो ठीक है, ह्यूमन अच्छा लग रहा है। चलो ये देखो, यहाँ सही है, यस, आई एम क्लियर। ये पीसोफिगस, ये आपका लेरिंग्स, ये आपका एपिग्लॉटिस, ये लेरिंग्स पार्ट हो गया, ठीक है, साउंड बॉक्स, और ये आपका यूविला हो गया, यहाँ पर मैंने यूविला बना दिया है। चलो क्लियर। अब देखो पार्ट, ये जो नेजोफेरिंग्स है ना, ये नेजोफेरिंग्स है ना, नेजल कैविटी नेजोफेरिंग्स, ये पूरा नेजोफेरिंग्स यहाँ से ये नेजोफेरिंग्स बन गया। ओरोफेरिंग्स, ये रहा ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के अंदर ओरोफेरिंग्स। लेरिंजियोफेरिंग्स, लेरिंजियो क्या होता है, लैरिंग्स का पार्ट है, साउंड बॉक्स का पार्ट है, ये यहाँ आता है, ठीक है, दोनों पैसेज होते हैं, और जहाँ पर ये कॉमन हो रहा होता है ना, यहाँ पर होता है लेरिंजियोफेरिंग्स। इसको अगर मैं ढंग से देखूँ तो इस तरीके से होगा, यहाँ पर जहाँ साउंड बॉक्स आ जाता है ना, यहाँ पर ये होता है लेरिंजियोफेरिंग्स। सॉरी। अब ये एयर का पार्ट है, किसका पार्ट है बच्चों, एयर का। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो पार्ट है ये एयर का। चलो मैं इसको एक बार, ये लेरिंजियोफेरिंग्स वगैरह यहाँ से ये हटा दो एक बार, यहाँ तक समझ आए लेरिंजियोफेरिंग्स वगैरह क्या था, ये समझ लिया आपने। चलो और एक मिनट तुम जो है पानी पी लेता हूँ मैं, मुझे लगता है। देखो ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन की नाक है, नाक देखो, नाक, ये नाक है, नाक के नॉनस्टिल्स है, नासा द्वार, ये छेद नॉनस्टिल्स कहलाते हैं। फिर ये क्या कहलाता है पार्ट, नेजल चेंबर, जहां पर क्या रहती है आपकी हवा, नेजल चेंबर जहां पर रहती है एयर। ये क्या कहलाता है आपका माउथ, जहां पर आपके लिप्स आ जाते हैं, लिप्स के बाद ये टीथ आ जाते हैं, यहाँ पर जहां पर टीथ आ जाते हैं, और टीथ और लिप्स के बीच के अंदर जो गैप आता है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल या ओरल वेस्टिब्यूल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये टीथ आ गई, यहाँ टंग आ गई है, ये आपकी टंग, या आपके टीथ मान लो, ठीक है। अब इसके बाद जो ये गुफा जैसा पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या आता है आपका, फूड आता है, क्या आता है बच्चों, फूड आता है। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या फूड आ जाता है। फिर ये फेरिंग्स के लिए रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जो है फेरिंग्स के लिए जा रहा है, दोनों के, ठीक है। इन दोनों को जो है सेपरेट करता है नेजल फेरिंग्स और ओरल फेरिंग्स, सॉरी, नेजल चैम्बर और ओरल चैम्बर को एक चीज सेप्टम कर रही है, अलग कर रही है, इसे कहते हैं पेपिला, पैलेट। तो ये पैलेट आगे की तरफ बोनी पार्ट होता है, इसलिए कहते हैं इसको हार्ड पैलेट, और पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट, इसलिए कहते हैं इसको सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट आगे जाके और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और ऐसे लटकी हुई घंटी की तरह दिखाई देता है। जैसे आप कांच में आ करके देखोगे ना, तो आपको लटकी हुई चीज दिखेगी, जिसे आप क्या कहेंगे, यूविला, ये रहा वो यूविला। ठीक है, तो नेजल चैम्बर, ऑयल चैम्बर को कौन सेप्टम कर रहा है, पैलेट।
हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और क्या है यूविला। यूविला क्या करता है, जैसे फूड एंटर करता है और ये डिग्लूटेशन हो रहा है, यहाँ से जो फूड आगे की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन की प्रोसेस, निगलना, फूड को निगलना क्या कहलाता है, डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन होता है तो ये यूविला ऊपर की ओर बैंड हो जाता है, ये ऊपर की ओर बैंड होकर किसको कवर कर लेता है, नेजल चैम्बर को कवर कर लेता है। ये भाग जिसको ये कवर करता है इसे कहता है नेजोफेरिंक्स। इसे क्या कहते हैं, नेजोफेरिंक्स। सबसे पहला है नेजोफेरिंक्स, एक नंबर लगा दो, ये नेजोफेरिंक्स है। क्लियर हो गया। नेजोफेरिंक्स कौन सा है, जिसको ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है ना यहाँ पर ये छेद को, इसे कहते हैं नेजोफेरिंक्स। इस एरिया को पूरा क्या कहते हैं, नेजोफेरिंक्स। इसके आगे क्या होता है, नेजल कैविटी। क्यों कवर कर रहा है, कि फूड वापस इधर से बाहर ना आ जाए। भाई मैंने एक रास्ता है जहाँ के 2 दरवाजे हैं, अब किसी इंसान को भगाना है तो वो तो इस दरवाजे से वापस आ जाएगा ना, दूसरे दरवाजे से। तो इसलिए क्या करना है, एक दरवाजा बंद करना और एक दरवाजा धक्का देना, इसलिए वो आगे जाए। ठीक है, नहीं तो वो वापस आ जाएगा घूम के। तो ये बंद कर रहे हैं हम लोग इसको यहाँ से, ये फूड फिर आगे की तरफ जाता है। यहाँ तक क्लियर। ये जो भाग है पूरा, ये कहलाता है आपका फेरिंग्स। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फेरिंग्स। अब ओरल फेरिंग्स क्या है, जिस जगह पर ये अवेलेबल है, ये देखो ये छेद दिख रहा है ना, ये छेद क्या है, ओरल फेरिंग्स नंबर 2 दे दो इसको। अब लैरिंजियो फेरिंग्स क्या है, लैरिंजियो, लैरिंग्स की बात हो रही है, और ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ये पूरा भाग लैरिंग्स है, और लैरिंग्स में ये साउंड बॉक्स पाया जाता है, ये साउंड बॉक्स लैरिंग्स कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, पूरा पूरा विंड पाइप, विंड पाइप के अंदर ये है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स है ना, ये ऐसे मैंने बनाया, बाकी 3D स्ट्रक्चर में ये ऊपर की ओर होगा, ये ऊपर की ओर होगा तो ये फेरिंग्स से जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे साउंड बॉक्स ऐसे होगा, ये फेरिंग्स होगा। ये इसके ऊपर क्या होगा, एपिग्लॉटिस। इसे क्या कहते हैं, इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, और इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, और इसको क्या कहते हैं, गैलेट। ठीक है, जाता है। ये इसोफेगस है, ये क्या है, लैरिंग्स है। समझ में आ गई चीज। तो अब ये जो है ना साउंड बॉक्स, यही साउंड बॉक्स है और यही लैरिंग्स है। अब ये लैरिंग्स है ना, ये यहाँ पर पाया जाता है, और यहाँ पर ही क्या पाया जाता है, फेरिंग्स आपका। तो ये क्या, लैरिंजियो फेरिंग्स, ये हो गया, ये 3rd नंबर जो है ना, ये यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे जब फूड आगे जाएगा तो आगे जाएगा तो इसोफेगस में क्यों गिरेगा, आपके इसमें क्यों नहीं गिरेगा, विंड पाइप में। ठीक है, लंग्स वाले पाइप में क्यों नहीं गिरेगा, कारण क्या था, मैंने पहले बताया था कि असलियत में देखा जाए, अगर रियल लाइफ स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपका जो है ये इस तरीके से। अब जैसे ही आप फूड लेते हो, ये आपका क्या है, विंड पाइप, ये आपका है फूड पाइप। फूड पाइप यानी इसोफेगस और लैरिंग्स वाली लाइन। अब ये लैरिंग्स वाली लाइन जो है ना, अब ये थोड़ी नीचे की तरफ है और ये थोड़ी ऊपर की तरफ है। इसको पता कैसे चलोगे, इसके ऊपर से ढक्कन है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। इसके ऊपर के ओपनिंग को कहते हैं गैलेट, इसको कहते हैं इसको कहते हैं गैलेट, और इसको कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब ये एपिग्लॉटिस से नीचे की तरफ यहाँ पर नेक मसल, जैसे आप डिग्लूटेशन करते हो, डिग्लूटेशन है भोजन को निगलना, निगलते टाइम क्या होता है, ये नेक मसल मूव करती है और इसको क्या करती है, ऊपर की ओर पुश कर देती है। ऊपर की ओर पुश करती है तो ये इसके ऊपर आ जाता है ऐसे लेवल में, आगे लेवल में इसके बराबर। अब ये क्या होता है, जैसे ऊपर की ओर पुश हुआ, ढक्कन खुला था, ऐसे ऊपर हुआ तो ढक्कन हो गया बंद, ढक्कन हो गया बंद, ढक्कन खुला था, ये रहा पाइप। अब ऐसे पुश हुआ तो ये ढक्कन ऐसे बंद हो गया। जैसे ही ढक्कन बंद हो गया, जैसे ही ढक्कन बंद हो गया तो ढक्कन क्या कर रहा है, स्लाइड की तरफ मूव कर रहा है। और जैसे ये फेरिंग्स का एरिया है जहां पर दोनों ये ट्यूब्स पड़ी है, जैसे फूड आया और ये ढक्कन बंद है, और ढक्कन ने क्या किया, स्लाइड करके भोजन को इस तरफ गिरा दिया। ठीक है, तो इसलिए फूड पाइप के अंदर जो है खाना जाता है, लैरिंग्स के अंदर नहीं जाता। क्लियर। अब हवा क्यों इसमें ही नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर जो पैसेज है ये कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये कॉमन पैसेज है किसका है, फूड एंड एयर का। यहाँ पानी भी आएगी, हवा भी आएगा, सब आएगा। तो पानी और खाना इसमें जा रहा है, तो हवा इसमें क्यों जा रही है, विंड पाइप में क्यों जा रही है, क्योंकि नीचे जो है आपके क्या है, लंग्स है। ये लंग्स क्या कर रहे हैं, अंदर से सेक्शन प्रेशर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सेक्शन प्रेशर, हवा को खींचने के लिए जो सेक्शन प्रेशर लगा रहे हैं। तो हवा जैसे इस एरिया के अंदर आती है तो सीधी खींची जाएगी। जैसे आपको पता है बलून के अंदर आप हवा भरते हो, ऐसे छोड़ते हो, बलून कितना फास्ट जाता है, क्यों, उसको हवा मूव कर रही है। वैसे हवा जैसे ही खींचेगी ना, तो जैसे इस एरिया में हवा आएगी वो खींचता है सेक्शन प्रेशर से, सेक्शन प्रेशर लगाता है। जैसे आप लोग खींचते, हवा अंदर की तरफ गई कि नहीं गई, अभी हवा तो यही थी, आपके आसपास क्या वायु है, वायु ऐसे ही नॉर्मल है, बट आप इसको सेक्शन प्रेशर लगा खींचोगे, आपने हवा अंदर की तरफ खींची नहीं खींची, ये सेक्शन प्रेशर लग रहा है। जैसे कि जैसे यहाँ पर हवा आती है तो इस तरफ की पाइप में तो कोई सेक्शन प्रेशर लग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो आगे स्टोमक है, स्टोमक कोई प्रेशर लगाता नहीं, बट लंग्स प्रेशर लगाते हैं, और लंग्स प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, वायु इसकी तरफ खींची चली आएगी। इसलिए विंड पाइप में हवा रहती है और फूड पाइप में खाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, तीनों फेरिंग्स पता चल गया। नाइजोफेरिंग्स का होगा यहाँ ओपनिंग के इधर होगा, ओरोफेरिंग्स का होगा यहाँ पर होगा, ओरोफेरिंग्स ओपनिंग पे, लैरिंजियोफेरिंग्स का होगा यहाँ के ऊपर होगा फेरिंग्स, और इसके
लैरिंग्स के इधर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट आएगा, इसके अंदर स्टोमक इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डाइजेशन ऑफ फूड डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ डिजीज डिस्कस करके चैप्टर को क्लोज कर देंगे।